When do we use emergency contraception? Emergency contraception हम लोग कब यूज करते हैं? अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और रेप वगैरह जो गुड. मिक्स्ड पिल्स में यूज करेंगे, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में यूज करेंगे, कॉन्डम रप्चर हो गया या डायफ्राम रप्चर हो गया तब हम लोग यूज करेंगे, या डिफेक्टेड डायफ्राम्स होगा तब हम लोग यूज करेंगे, डिलेड इन टेकिंग रिंग्स या ओसीपीज हम लोग तब यूज करेंगे, सेक्सुअल असॉल्ट होगा तब यूज करेंगे, अनप्लान्ड होगा तब यूज करेंगे, यूज बिफोर मेंस्ट्रुएशन हम लोग मेंस्ट्रुएशन से पहले यूज करते हैं इसको. एंड फॉर एजेड कपल, वो सारे जो एजेड कपल्स होते हैं जो मतलब वेरी फ्रिक्वेंटली दे डोंट नीड, उसके बाद हम लोग इसको तब यूज कर सकते हैं. इसमें आपके क्या क्या देंगे, वही हार्मोन जाएगा और आईयूडी जाएगा और एंटी प्रोजेस्टेरोन जाएगा. हार्मोन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कंबाइंड होता है, प्रोजेस्टेरोन होगा या सिर्फ मिनी पिल्स होगा कि उसमें कितना कितना क्या रहता है इसमें. लेकिन इमरजेंसी कंट्रासेप्शन में खाने का वो जो होता है ना रिजीम दूसरा होता है, ठीक है. इसको हम लोग यूएसपी मेथड भी बोलते हैं, YUZP यूएसपी मेथड. अगर आप कैन लिसन में, यू कैन राइट इट डाउन व्हाट दिस मेथड इज फॉर बेटर. ये आप लोग इसको खुद भी घर पे पढ़ सकते हैं फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन. YUZP यूएसपी मेथड. यूएसपी मेथड में क्या होता है कि जो हम लोग कंबाइंड पिल्स लेते हैं वो पहले हम लोग 2 टैबलेट खाते हैं, फिर 12 घंटा के बाद 2 टैबलेट खिलाते हैं. क्लियर. ये ओवरऑल में करते हैं. ओवरऑल में क्या होता है कि 0.25 mg ऑफ आपका LNG होगा एंड 50 mg आपका EE होगा. इसको क्या करते हैं 72 घंटे के अंदर, व्हेन यू हैव अनप्रोटेक्टेड ये, तो 72 घंटे के अंदर में पहले हम लोग क्या करेंगे कि एट जस्ट आफ्टर क्वार्टर्स हम लोग को खिलाएंगे. उसके बाद फिर जिस टाइम खिलाया, सपोज दैट कि अब आज मैंने खिलाया 1 बजे, तो 12 घंटे के अंदर फिर रात के 1 बजे से पहले हम लोगों को उसको फिर से 2 टैबलेट देना होगा. ओके. LSC एक करके ब्रांड नेम आता है, उसमें 5 टैबलेट खिलाते हैं ऑन द स्पॉट और 5 टैबलेट 12 घंटा के बाद खिलाते हैं. और ये क्या है, लुबोरल हो गया, नॉर्डेटी हो गया, लेबनॉल हो गया, ट्राइसेजल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इट इज फॉलोड बाय 4 टैबलेट रिजीम. 4 टैबलेट एक साथ देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 टैबलेट देंगे. क्योंकि ये इमरजेंसीज में दे रहे हैं हम लोग, इसलिए ये थोड़ा हाई डोज में देते हैं. क्लियर. इसमें जो LNG का डोज होता है, इमरजेंसी टैबलेट में जो LNG का डोज होता है वो 0.75 mg होता है, जो कि 20 मिनी पिल्स के बराबर होता है. समझ में आ रहा है. जो नॉर्मल तौर पे हम लोग मिनी पिल्स लेते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, उसकी क्वालिटी मतलब 20 टैबलेट वो और 75.75 mg आपका ये, तो दोनों बराबर होगा. ठीक है. तो एक्शन क्या होगा, वही होगा, इनिबिशन ऑफ एवोल्यूशन होगा या प्रिवेंशन ऑफ इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं किसके इम्प्लांटेशन की यहाँ पे बात कर रही हूँ. वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी, तो इम्प्लांटेशन किसका होगा यहाँ पर. नॉर्प्लांट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इम्प्लांट के बारे में मैं बात कर रही हूँ. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. प्रेगनेंसी वाला इम्प्लांटेशन मैम. फर्टिलाइज जो जायगोट है वो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन इन अल्टर्ड एंडोमेट्रियम. आप समझ में आ गया किस चीज की प्लांटेशन की बात कर रही हूँ मैं. जाइगोट की प्लांटेशन की बात होगी ना. वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रासेप्शन ना, कि यहाँ पे हम लोग को एंटी प्रेगनेंसी के बारे में बात करनी है ना, एंटी फर्टिलाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं ना. तो प्रिवेंशन ऑफ इम्प्लांटेशन का मतलब तो क्लियर होना चाहिए कि प्रिवेंट मतलब बचाना, इम्प्लांटेशन मतलब क्या होगा. कि ऑब्वियसली कि जहाँ पे जाइगोट इम्प्लांट होने वाला है तो वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा ड्यू टू द अल्टर्ड एंडोमेट्रियम. ठीक है. लेकिन मेजोरिटी को क्या होगा, विड्रॉल ब्लीडिंग आ जाएगी. लेकिन अगर ये 2 दवा खाने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं आती है, यू गो फॉर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट. उसके बाद फिर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जाइए. माइट भी प्लांटेशन हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि कंट्रासेप्शन इमरजेंसी खाने के बाद आप फुल्ली ये हो जाइए, कवर्ड हो. पेशेंट वो जो कपल है वो दे आर फुल्ली कवर्ड की नहीं, अब उन लोगों को नहीं होगा, उन लोग इत्मीनान हो जाए, वैसा नहीं. अगर ब्लीडिंग नहीं होती है विद इन 5 days या समथिंग लाइक दैट, तो आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवा के देखिए या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवा के देखिए. ऐसा नहीं कि उनको प्रेगनेंसी रह गई हो. ठीक है. क्लियर. दिस इज द टॉपिक विच आई वाज डिस्कसिंग एंड आई सेड यू दैट आई विल डिस्कस इट टुमारो. कि अगर कंट्रासेप्शन के बाद भी प्रेगनेंसी रह गई है तो अगर कपल्स आर इंटरेस्टेड इन नो मोर प्रेगनेंसी, उनको प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना है, तब हम लोगों को कौन से वीक में कौन कौन सी दवा देनी है. ऐसे जनरली प्रेगनेंसीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. तो फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर मतलब कि पहले ट्राइमेस्टर में हम लोग क्या देंगे, तो पहला जो 3 महीना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइमेस्टर. 3 महीने को हम लोग ट्राइमेस्टर बोलते हैं. तो पहला 3 महीना होगा तो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे. सेकंड 3 महीना जो होगा तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 3 to 6 months आएगा तो उसको सेकंड ट्राइमेस्टर बोलेंगे. और 6 to 9 विल बी थर्ड ट्राइमेस्टर. ओके.
आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस कि आज आपके पास टाइम है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि कल आपको शॉर्ट में मैं जल्दी समझा पाऊँ। समझ में आ रहा है ना? यस तो वही साइड इफेक्ट इसका वही होगा, नौशिया होगा, डिजीनेस होगा। डिजीनेस मतलब क्या होता है? थोड़ा डिजी लगेगा पेशेंट को, हेडेक होगा, फैटिक मतलब थका थका हुआ लगेगा, वॉमिटिंग टाइप का लगेगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी इसमें हो सकता है। एलएनजी मैंने बता दिया कि एलएनजी का क्या होगा, डोज का कि डोज शुड बी गिवन विद इन 72 आवर्स। 72 आवर्स के अंदर में ही हम लोगों को डोज देना होगा, ठीक है। एंड सपोज दैट अगर पेशेंट अगर प्रेगनेंसी हो भी गई है उसके बाद भी उसने एलएनजी लिया है तो फीटर पे इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर? तो वही कंट्रासेप्शन इंड्यूस्ड अबॉर्शन के लिए पेशेंट को बोलना होगा कि सी यू हैव कंसीव्ड आफ्टर योर ये इमरजेंसी पिल आल्सो, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, वॉट एवर यू विश। अगर उनकी विश है कि नहीं आई डोंट वांट टू कीप, तो आप हटवा दीजिए उसको, उसका फिर रीजन होता है, ये बात अलग है कि हाँ ठीक है अगर प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने पे आपको गुनाह होता है, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। वो आप देखेगा अगर मेडिकली पेशेंट इज नॉट फिट फॉर द टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी तो वो आप जेन्युइन केस है तो उसको आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, और अगर जेन्युइन केस नहीं है बस ऐसे ही कि मुझे ख्वाहिश नहीं है तो मुझे नहीं रखना है, तो ये मतलब कि हम मुसलमानों में ये चीज है नहीं कि आप बहुत जल्दी अबॉर्शन के लिए किसी को आप ये बोलिए और आप किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करिए। आई डोंट गो फॉर अबॉर्शन एंड आई डोंट प्रिस्क्राइब अबॉर्शन पिल्स टू एनीवन ऑफ माय पेशेंट, क्योंकि मुझे पता है ये सिरे सिरे से गुनाह है, ये चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन एट द केस अगर बीइंग डॉक्टर यू आर नॉट ट्रीटिंग ओनली मुस्लिम पेशेंट, आप नॉन मुस्लिम्स को भी ट्रीट करेंगे, बेटर है कि आप उनको कन्विंस कर सकते हैं किसी यू गो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर वो नहीं मानते तो फिर वो जाने। और लेकिन मेडिकल कंडीशन हम लोगों को देखना होता है कि वो जैसे कि बहुत ज्यादा हाईली रिस्क पेशेंट्स होती है जिनको प्रेगनेंसी ये है, मना है कि आप यू डोंट गो फॉर द कंट्रासेप्शन राइट नाउ, तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम्स आप कुछ और तरीके जो कंट्रासेप्शन जो पिल्स आते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंटी प्रोजेस्टेरॉन। वो भी कंट्रासेप्शन पिल्स ही होते हैं, इसमें मेफेप्रिस्टीन होता है और ये एक्शन प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन को अल्टर करता है। जो प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन होगा उसको क्या करेगा, अल्टर कर देगा, ठीक है, ब्लॉक द एक्शन। तो ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि क्या करेगा, ब्लॉक करेगा प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन को। तो मेफेप्रिस्टीन नाम की एक दवा आती है जो ये विच ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, MIFEPRISTONE, मिफेप्रिस्टोन या मिफेप्रिस्टीन भी बोलते हैं, TENE भी लिखते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। डेली डोज इज 2 mg एंड वीकली डोज इज 100 mg। ये भी वैसे ही इफेक्ट करेगा, इनिबिट करेगा ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन को जब इनिबिट कर देगा तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग विद इन 17 डेज, वहां पे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 72 आवर्स बोल रहे थे, लेकिन हम लोग एंटी प्रोजेस्टेरॉन जो होगा मिफेप्रिस्टीन होगा उसको विद इन 17 डेज हम लोग उसको दे सकते हैं। क्लियर? इसमें प्रेगनेंसी रेट होती है 0 to 0.06%। 0.06% इसमें आपकी प्रेगनेंसी रह सकती है। दूसरे जो मेथड होते हैं वो एगोनिस्ट होते हैं और एंटा एगोनिस्ट होते हैं। एगोनिस्ट किसको बोलते हैं? या एंटागोनिस्ट किसको बोलते हैं? एगोनिस्ट किसको बोलेंगे? एंटागोनिस्ट अगेंस्ट एक्शन करते हैं और एगोनिस्ट विथ एक्शन करेंगे। जो किसी भी एक्शन को स्टार्ट करेंगे या कंबाइंड विद रिसेप्टर्स, विद देयर रिसेप्टर्स, जो भी उसका रिसेप्टर्स होगा जहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हो या मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों साथ साथ ही चलते हैं, दोनों साथ में ही काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना हम लोग हार्मोन्स नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो FHS होता है उसको फॉलिकल्स जो होता है उसको हम लोग सप्रेस करने का काम करते हैं, क्लियर, विदाउट यूजिंग हार्मोन्स। इसलिए वो ही बोलते हैं हार्मोन्स, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट हार्मोन्स ये। तो विदाउट यूजिंग हार्मोन्स का क्या मतलब है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज किए बिना ही हम लोग इसको यूज कर दें। क्या होता है, दर्द होगा, इंजेक्शन हो जाके। तो आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ GnRH से होता है एंटागोनिस्ट सप्रेसेस FHS एंड LH सर्जेस। ये जो होगा एंटागोनिस्ट और ये आपका जो होगा एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियल GnRH से बनाते हैं। एगोनिस्ट काम करता है जो कि FHS एंड LH को क्या करेगा, सर्जेस को सप्रेस कर देगा, क्लियर। एंड एक और सेकंड टाइप की एक और चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोक्रोमैन। सेंट्रोक्रोमैन भी एक तरह का टैबलेट होता है जो सहेली होता है। सहेली इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंट्रोक्रोमैन, ठीक है।
CENTCHROMAN, सेंट्रोमैन। ये पहला आर्टिफिशियल ये है, पहली जो है वो पहला आर्टिफिशियल आपका क्या है, हार्मोन है, जो कि यहाँ पे रिलीज हुआ था, सेंट्रल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, वहां पे ये बनाया गया था। ठीक है, रिसर्चर्स के थ्रू। इसमें क्या होता है, आपको सेंट्रोमैन करके एक ये जो कंपाउंड होता है ये प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये नॉन हार्मोनल और नॉन स्टेरॉइडल कंट्रासेप्टिव होगा। ठीक है, इसमें हार्मोन्स नहीं होते हैं, ये नॉन हार्मोनल होगा, नॉन स्टेरॉइडल होगा। तो इट्स टेकन वंस पर वीक, इसको वंस पर वीक हम लोग यूज करते हैं। और ईच टैबलेट कंटेन्स 30 mg ऑफ सेंट्रोमैन। इसका जो कंपाउंड होगा वो 30 mg होगा, तो जितने में होता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस, इसको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मेंसेस इसको हम लोग यूज करते हैं, देन वंस अ वीक। स्टार्टिंग में जब हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल, फर्स्ट डे को यूज करेंगे साइकिल के, और उसके बाद वीकली इसको यूज करेंगे। ये कैसे एक्ट करता है, एक्ट बाय सप्रेसिंग प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेशन फेज पढ़ा था ना हम लोगों ने, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको पता है। ज्यादातर जो हम लोगों का काम कर रहा था वो क्या काम कर रहा था, ओव्यूलेशन पे काम कर रहा था कि सप्रेस कर देगा तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, यानी तो इंडोमेट्रियम का एंटी इम्प्लांटेशन ये काम कर रहा था। ठीक है, ये लेकिन क्या काम करता है, सहेली अगर कोई अगर आपकी पेशेंट सहेली ले रही है तो उसका आपको मोड ऑफ एक्शन और ये चीज समझ में आना चाहिए कि इट एक्ट्स बाय सप्रेसिंग प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम। तो प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, जब इंडोमेट्रियम यही नहीं होगा, प्रोलिफरेट ही नहीं करेगा। प्रोलिफरेट मतलब करना क्या होता है, प्रोलिफरेट मतलब करना होता है तेजी से ग्रो करना, किसी भी चीज को बहुत तेजी से ग्रो करना। और वो कौन से फेज में होता है, किस फेज में इंडोमेट्रियम ये होता है, प्रोलिफरेट होता है, प्रोलिफरेटरी फेज After 14 days. आफ्टर 14 डेज First होता है। phase में। अच्छा, प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम अगर मैं बोल रही तो होगा कहाँ पे, यूट्रस में होगा या ओवरीज में होगा? यूट्रस में। यूट्रस में होगा मैम। यूट्रस। तो मुझे ना पता नहीं, आप लोग ओवरीज भी बोल रहे हैं। एनी आंसर कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल कि मैम ओवरीज और ये पूछ रही है तो यूट्रस पूछ रही है, तो माइट बी सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं है, प्रोलिफरेशन इंडोमेट्रियम में ही होगा। ठीक है, इंडोमेट्रियम ऑब्वियसली यूट्रस का ही पार्ट है, तो इस वजह से यूट्रस में ही होगा। तो ये एक्ट क्या करेगा, सप्रेस कर देगा प्रोलिफरेशन। क्लियर हो गया? पहले इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। नाउ इट कम्स अपॉन द क्रीम। तो बहुत सारे आपको स्पर्मिसाइडल क्रीम आते हैं। ठीक है, जिसमें एक आता है डायलोफिन करके आता है क्रीम, जो हम लोग पोस्ट क्वार्टर विद इन, पहले ये कोई कोई क्रीम्स होते हैं या कोई कोई स्पर्मिसाइड्स होते हैं जो क्वार्टर्स के पहले यूज करते हैं, और कुछ कुछ होता है जो इमीडिएटली आफ्टर क्वार्टर्स यूज करते हैं। तो ये लोग सब सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। इनका जो हार्मोन्स होगा जो रिलीज करेगा स्पर्मिसाइड, वो सिर्फ हाफ एन आवर के लिए होता है। सपोज दैट किसी ने यूज किया, आपने उसको बताया कि ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू गो विद एनी वन ऑफ द प्रोसेस, आपको बहुत शॉर्ट प्रोसेस के लिए चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए, आपको कोई लॉन्ग डिफेक्ट नहीं चाहिए इससे, यू कैन गो फॉर द स्पर्मिसाइड्स। आप स्पर्मिसाइड्स पे जा सकते हो। तो स्पर्मिसाइड से पहले हमको बोलना होगा, उनको बताना होगा कि ये क्रीम है या ये फोम है या ये जेली है जो आपको अपने वजाइना में इंट्रोड्यूस करना है बिफोर 1 hour ऑफ क्वार्टर्स। ठीक है, क्योंकि उसका एक रेंज होगा ना, ऑब्वियसली जैसे कंट्रासेप्शन का रेंज हो रहा है, तो उससे भी लॉन्ग एक्टिंग जो होगा वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही होता है। क्लियर? जी मैम। So in this way your whole contraception has been completed. Only contraception by MCP वो आप बोलिएगा तो मैं पढ़ा दूंगी, वरना अगर आप खुद से पढ़ लीजिएगा तो भी आपके लिए इजी होगा, क्योंकि मैंने अभी इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पढ़ाया और डोजेज पढ़ा दिया कि कैसे डोजेज होता है और कैसे राइटनिंग होगी। ठीक है, और इफ यू वांट मी टू टेक वन क्लास तो मैं कल एक कंट्रासेप्शन की क्लास ले लूंगी। अब मंडे को विल गो ऑन एनेस्थीसिया की, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? So the queries, any queries you want to ask, and obviously you say about the PDF. So before starting my next class, अगर मुझे आज टाइम मिलता है, I'll prepare it and I'll send it in the group. ठीक है? ओके। So any of the questions if you want to ask, तो questions है या कोई query है जो आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं पूछूंगी तो फिर आप लोग बोलिएगा। तो स्पर्मिसाइड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि स्पर्मिसाइड में क्या क्या होगा। यू कैन नोट इट डाउन
तो जो इसमें एक्शंस होते हैं उसमें नॉन ऑक्सीनॉल होता है, NONOSY NOL, नॉन ऑक्सीनॉल। ऑक्सीटोजाइनॉल होता है, और उसके बाद उसमें बेंजाइल क्रोनियम क्लोराइड होता है। बेंजाइल क्रोनियम क्लोराइड हम लोग पहले भी पढ़े हैं ना इस कंपाउंड के बारे में। इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। बेंजोइक एसिड पढ़े थे। ठीक है, मेंथिगोल भी होता है, MENFEGOL, मेंथिगोल भी यूज करते हैं हम लोग एज ए स्पर्मिसाइड। तो दीज आर द स्पर्मिसाइड। ये बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, तो जरूरी नहीं कि बस यही चार हो जिसका नेम है। टू नेम फ्यू, मैंने आपको ये सारे नेम्स बता दिए हैं। ओके, तो अगर हम लोग स्पर्मिसाइड यूज करेंगे तो इट इज आल्सो गिव्स अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडीज। एसटीडीज के अगेंस्ट हम लोगों को प्रोटेक्शन भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड करेगा। क्लियर? Now the whole entire syllabus is completed. ये कंप्लीट हो गया है। If you have any queries, you can ask with me within 5 minutes. यानी अगर कोई queries नहीं भी है, so it's better that I should end my class now. मैम वो फिर से बता दीजिए, वो सहेली वाला जो बताए थे वो इम्प्लांटेशन मतलब कैसे रोकता है, वो समझ में नहीं आया था, उसका प्रोसेस क्या है? इसका सहेली जो मेडिसिन बताए थे। it suppresses in proliferation of endometrium का proliferation उसको suppress कर देगा। ठीक है, फिर आपको कनेक्टिविटी जानना पड़ेगा। वेरी फर्स्ट जब मैंने आपको बोला था कि आपको ये पढ़ना होगा, क्या पढ़ना, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अच्छे से पढ़िए, इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ना होता है, प्लांटेशन के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम थिक होगा तभी तो उसमें आके प्लांटेशन हो पाएगा ना। इम्प्लांटेशन जो होता है वो कब होता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी चीज को या प्रोसेस को होने के लिए एक प्रॉपर कंडीशन होता है। ठीक है, सपोज दैट मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ। अगर हम आम का पेड़ लगाना होगा तो हम आम का पेड़ अगर आप बीज उसका बो दीजिएगा दिसंबर जनवरी में तो वो हो जाएगा, उससे पेड़ निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो वो आम के बीज को भी एक प्रॉपर ये होता है ना, कंडीशन चाहिए होती है ना कि हाँ ठीक है, इतना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद सॉइल इतना होना चाहिए, पानी इतना होना चाहिए, मॉइस्चर इतना होना चाहिए, तब तो उसमें पेड़ निकलता है ना। तो अलग अलग चीजों की अलग चीज होता है। वही जो प्लांटेशन के लिए क्या होता है, एंडोमेट्रियम क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस लिए होता है? ऑब्वियसली फॉर फर्टिलाइजेशन, की उसके बाद एग रिलीज होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जो नेचुरल प्रोसेस है हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो क्या होता है उसके बाद फिर क्या होगा, एंडोमेट्रियम थिक करेगा अपने आप को, ताकि जो इम्प्लांटेशन अगर हुआ है, फर्टिलाइजेशन अगर हुआ है, जाइगोट आके अच्छे से अपने आप को यूट्रस में इम्बेड कर सके। ठीक है, अगर लाइनिंग थिक नहीं होगी, एंडोमेट्रियम अगर प्रॉपर नहीं होगा, उसकी लाइनिंग अच्छी नहीं होगी, सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी रिपीट किया था, वो जो अगर गद्देदार जिसको बोल सकते हैं आप, लाइनिंग पे लाइनिंग अगर यूट्रस में होगी तो क्या होगा, वो थिक हो जाएगा। थिक हो जाएगा तो प्लांटेशन करने में क्या होगा, इजी होगा। जब प्लांटेशन होगी, जब जाइगोट अंदर में आके अपने आप को इम्प्लांट करेगा, जब उसको अच्छा प्रॉपर मीडियम मिलेगा तो प्रेगनेंसी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। समझ में आ रहा है आपको? दीज आर द रीजन। अबॉर्शन का भी एक रीजन ये भी होता है कि एंडोमेट्रियम जो होती है वो थिक नहीं होती, तो क्या होता है वो बेबी को अबॉर्ट कर देगा, क्योंकि वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा। समझ गए? 2 kg के पैकेट में अगर आपको पॉलिथीन दी जाए 2 kg की, सिंपल सी बात आप रिलेट कीजिए कि 2 kg के पैकेट में आप 10 किलो आलू तो नहीं डाल लीजिएगा, 2 kg के पैकेट में आप 1.5 किलो मैक्सिमम 2 kg तक डाल सकते हैं। तो वही चीज होती है, इसलिए हर चीज का एक प्रिपरेशन होता है। दैट्स व्हाई एंडोमेट्रियम मेक्स इटसेल्फ प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर प्रेगनेंसी और फॉर द जाइगोट विच इज गोइंग टू बी इम्प्लांटेड इन इट। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब हम लोग सहेली वो पेशेंट अगर सहेली लेते हैं तो सप्रेसेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, एवोल्यूशन नहीं सप्रेस हो रहा है, कुछ नहीं सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे क्या सप्रेस हो रहा है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन ही सप्रेस हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब प्रोलिफरेशन सप्रेस कर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? जी मैम। एनी मोर क्वेरीज टू एनीबॉडी? मैम आप माइफेप्रिस्टोन में बताइए कि उसको 17 डेज, ये नहीं समझ आया, उसको 17 डेज या फिर 72 आवर्स
पहले लेंगे। 17 डेज के अंदर अंदर उसको खा सकते हैं। सपोज दैट इफ टुडे वाज द डे ऑफ दैट अनप्रोटेक्टेड ये या जो भी असॉल्ट या जो भी फॉर व्हाटसोएवर शी नीड्स दैट कंट्रासेप्शन, अ पेशेंट नीड्स दैट इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, तो अभी से लेके 17 दिन के अंदर उसको हम लोग खा सकते हैं। दैट्स द यूज। तो सारी चीजें थोड़ा वो डिफरेंट होते हैं और उसके बाद हम लोग उसको यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, क्लियर? एनी मोर क्वेरीज? अब आप लोग को इसमें से अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया ना? यू आर क्लियर अबाउट दिस? मोहम्मद अकमल, आई कैन सी योर सीलिंग ब्लू वॉल। आप कभी कुछ बोलते नहीं है क्लास में, यू नेवर स्पीक इन द क्लास। आपको समझ में नहीं आता है या फिर आप बोलना नहीं चाहते हैं? नहीं मैम, समझ में आ रहा है सब समझ में आ रहा है जी। 100% पूरा आपको सब समझ में आ गया? थोड़ा बहुत तो नहीं ना आता। अच्छा ठीक है, एनी क्वेरीज? नहीं मोहम्मद इलियास, कशिश हसन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, फरज शमीम, तानिया ज़ोरा, एनीथिंग यू तो नीड टू पूछे। आस्क विथ मी? हाँ, फरज शमीम यू आस्क राइट नाउ। Okay, any query? Not regarding आज जो मैंने पढ़ा है सिर्फ उसका नहीं, कभी भी किसी का IUCD का या OCP का any inquiries, I know just write down, note down the things which I tell you, so that ये आप पढ़ लीजिएगा, it will be better for you, so that I can ask with you tomorrow. मैं आपसे पूछूंगा अगर आज आपका कोई मुझसे queries नहीं है तो what are the effects of OCPs, metabolic effects of OCPs आप पढ़ कर आइएगा, ठीक है? मैम एक क्वेश्चन और है, सीक्वेंशियल Tell me. सीक्वेंशियल पिल हम दिया हुआ था, पढ़े थे एक जगह सीक्वेंशियल पिल। सीक्वेंशियल पिल के बारे में आपने पढ़ा था? यस मैम, ये पूछ रहे हैं। ओके, तो उसके बारे में पढ़ा क्या था? बस सिर्फ नाम पढ़ा था या उसके बारे में आगे पीछे भी कुछ पढ़ा था? इसमें हाई डोज ऑफ एस्ट्रोजन होते हैं और इसको यूज नहीं किया जाता है जनरली। हाँ, क्योंकि मैंने बताया था कि एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में नॉट यूज नाउअडेज, क्योंकि इसका डिलेटेरियस इफेक्ट ज्यादा होता है। तो वो जब वो यूज में है ही नहीं उस पिल के बारे में, देन व्हाट इज द यूज टू नो अबाउट दैट? एस्ट्रोजन इसलिए यूज नहीं किया जाता ना, ओनली एस्ट्रोजन अब क्यों बंद हो गए? इसलिए बंद हो गए क्योंकि दैट इट कॉजेज मच ऑफ द VT कॉज करता है, एंड दैट इज अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। दैट इज नॉट हेल्थ प्रॉब्लम, ये बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्लियर? मोहम्मद रिजवान, शो मी योर वीडियो। ओके, ये मैम तो अब आप किसी कंट्रासेप्शन को नॉट टेल मी थी व्हाट आर द, मैं आपसे पूछती हूँ कि OCPs, हाउ टू बिगिन द OCPs, आप OCPs कैसे बिगिन करते हैं ना? टेल मी। फिफ्थ डे मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसको ये करते हैं, देना चाहिए। ओके, डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसको स्टार्ट करना चाहिए, ये तो ठीक है। और कब स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट आर द कंडीशंस? देयर आर मेनी कंडीशंस। ठीक है, पेशेंट अगर ब्रेस्ट फीडिंग होगी तब कब स्टार्ट करना है? पोस्टमार्टम कब स्टार्ट करना है? इफ शी इज नॉट ब्रेस्ट फीडिंग तब कब स्टार्ट करना है? दीज वर द कंडीशंस। ये सारे कंडीशंस थे जो मैंने पढ़ाया था 6 वीक 4 वीक Yes, से ma'am. पढ़ाया था। 4 वीक जो लैक्टेशन अगर नहीं करा रही है तो वो, और अगर लैक्टेशन तो 6 वीक के Yes, बाद। ma'am. Well, 4 weeks after delivery. फोर्थ जो देंगे मुझे, मतलब ऐसे ओरली क्वेश्चन 6 आंसर पे नहीं months. जाना चाहिए, मुझे भी रिटर्न ही क्वेश्चन आंसर देना चाहिए। नहीं कि आप लोग ओरली बताइए या फिर मैं ओरली भी 1 बाय 1 सबका वाइवा बैठ के लूँ। आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? आप, मैं अगर कंट्रासेप्शन पे अगर टेस्ट लूंगी तो आप कल दे देंगे? नहीं मैम, तो पढ़ना पड़ेगा। मुझे पता था यही आंसर आएगा। जल्दी नहीं हो टेस्ट के पाएगा। नाम पे किसी को नहीं देना होता टेस्ट, ऐसे समझ में सबको आता है।
10 बार बोलोगे यस मैम समझ में आ गया, नहीं लेकिन मैम, टेस्ट देना ये- तो नो मैम, अभी वी आर नॉट प्रिपेयर्ड।